नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। न्यूज एट 10 की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन नवीन करेंगे चुनावी रैलियां। राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत अन्य दलों के नेता भी प्रचार में जुटे। प्रवर्तन निदेशालय की पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई। राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में कुल 9 स्थानों पर जारी छापेमारी। तीन देशों की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका से विटकॉफ और कुशनर भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, लेकिन ईरान का शांति वार्ता से इनकार। और रोला गैरो में अपने खिताब की रक्षा के लिए नहीं उतरेंगे कार्लोस अल्कराज। कलाई की चोट के चलते फ्रेंच ओपन से हटने का लिया फैसला। और न्यूज 10 की शुरुआत चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। और जनादेश 2026 के तहत सियासी बिसात बिछ चुकी है। चुनावी बिगुल बच चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी सभा श्यामपुर हावड़ा में आयोजित होगी। इसके बाद अमित शाह हावड़ा में रोड शो करेंगे। दिन का अंतिम कार्यक्रम शाम कोलकाता के टॉलीगंज क्षेत्र में रोड शो के रूप में होगा। और इस दौरे को राज्य में पार्टी की जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत बारानगर में रोड शो से करेंगे। इसके बाद अशोकनगर में उनका एक रोड शो आयोजित होगा। वहीं श्रीरामपुर के हुगली में भी एक रोड शो होगा। दिन के अंत में नितिन नवीन हावड़ा में आयोजित बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन का यह दौरा राज्य में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के गोघाट और सोनापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे और जनता से भाजपा के लिए समर्थन मांगेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की रैना विधानसभा क्षेत्र और बर्धमान उत्तर सीट के लिए रोड शो भी करेंगे। एक तरफ भाजपा लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कोलकाता साउथ 24 परगना और हुगली में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सतर्क है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में बड़ी कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर में फलता थाने के आईसी, उस्ती थाने के ओसी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पक्षपात के आरोप में अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हुई है, जबकि जिले के एसपी को चेतावनी दी गई है। यह क्षेत्र अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है और इस पर आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल का उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो कभी एक औद्योगिक केंद्र था और 2014 तक हिंदुस्तान मोटर्स कारखाने में बहुचर्चित एम्बेसडर कारों का उत्पादन करता था, लेकिन आज ये कारखाना बंद हो चुका है।
इस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष राज्य में लचर कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले यहां के मौसम के साथ सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन दिनों बंगाल की उत्तरपारा सीट हॉट सीट बनी हुई है। टीएमसी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसान्या बनर्जी को मैदान में उतारा है। सिरसान्या कहते हैं कि दीदी ने 15 सालों में राज्य में विकास की गति को नया आयाम दिया है। 15 साल से 3 टर्म से ममता बनर्जी ने जो काम किया है, 100 से ज्यादा प्रकल्प आया है। यहाँ पे एक आदमी के जन्म से मृत्यु तक सब फेज को कवर कर दिया ममता बनर्जी, और इसलिए यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगा। घर में आपका कोई भी बुजुर्ग रहेगा कोई भी फील्ड में, उससे आपको थोड़ा सा तो सीख मिलेगा ही। और मुझे जो एडवांटेज मिलता है एज अ सीनियर लॉयर, मैं उनसे काम के बारे में सीख सकता हूं, और एज अ सीनियर पॉलिटिशियन उनसे सीख सकता हूं। वहीं बीजेपी ने पूर्व सुरक्षा बल अधिकारी दीपांजन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। दीपांजन कहते हैं कि ममता की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण हिंदुस्तान मोटर्स कारखाना बंद हो गया, जो इस क्षेत्र और राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये तृणमूल 15 सालों में आप एक उनका कार्यक्रम के बात कीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बताइए जिसको हम तारीफ कर सकते। एक इवन तृणमूल का जो कैंडिडेट है मेरे अगेंस्ट में, उनको तो मुफ्तन चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक नाम बताइए, नहीं बता पा रहे। मेरा लड़ाई है यहाँ परिवर्तन का, जो मोदी जी का सपना है। हम उनके सिपाही हैं, हम वो करेंगे। ये सब डिस्ट्रैक्ट करने वाली मामला मुझे कुछ नहीं कर सकता। सीपीआईएम ने अपनी केंद्रीय समिति सदस्य और युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। मुखर्जी भी इलाके में बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लूट का शासन चला है, जनता का सिर पर पैर रखकर लूट का शासन चलवाया गया है। पूरा पश्चिम बंगाल में पिछले 5 सालों में एकमात्र लेफ्ट पार्टी ही लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो आरजीकर का मामला हो, चाहे वो जाली सलाइन का मामला हो, चाहे 8 घंटे का काम का कानून को उठा देना हो भाजपा के खिलाफ, चाहे वो तृणमूल का लूट खसोट का, दुर्नीति का, नौकरी बेचने का जो उन लोगों का जो न्याय है, उन लोगों का जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। तो इस लड़ाई में तो सीपीआईएम ही था, सीपीआईएम ही है, और सीपीआईएम ही ये लड़ाई लड़ता है। जहां राजनीतिक दल बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं बुनियादी सुविधाएं मतदाताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसा यहां की आम जनता का मानना है। उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है, क्योंकि उनके पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लेफ्ट फ्रंट ने अपने फायर ब्रांड लीडर मीनाक्षी मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने पूर्व एनएसजी अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, उत्तरपारा, बंगाल। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर क्षेत्र के काकद्वीप में जनता का मूड क्या है, किस मुद्दे पर जनता करेगी मतदान, देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। महिलाओं से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों पे इस बार मतदान करने जा रही हैं। क्या 15 सालों में महिलाओं के हिसाब से कुछ बदला है और कितना बदला है, इस पर भी बात करेंगे। तो सीधे बात करेंगे महिलाओं से। 15 सालों में अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो क्या बदला है महिलाओं के हिसाब से, आप बताएं। परिवर्तन नहीं हुआ, दुर्नीति हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, महिला देखे नहीं है। परिवर्तन नहीं हुआ, जो चाहिए महिलाओं को नहीं हुआ। क्या लगता है 15 सालों में कितना बदला है बंगाल, और क्या महिलाओं के हिसाब से कुछ बदलाव है? चाकरी चोरी हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, महिला का सुरक्षित नहीं है। महिला का 8 बजे रात को निकले नहीं पाएगी, निकलेगी तो भय होगा ना। तो महिला का परिवर्तन, महिला का सुरक्षित चाहिए। हमारा बीजेपी सरकार चाहिए मुझे। दीदी कुछ भी तो काम है कि किया नहीं, जो किया उनका बहन के लिए, उनका भाई के लिए, उनका जो उनका आदमी होता है उनके लिए। जिसके घर है नहीं उसको घर नहीं दे रही है, जिसको घर है फिर भी उसको घर दे रही है। 5 साल की एक बच्ची से 90 साल की बहन माँ कहीं सुरक्षित है नहीं यहाँ पर पश्चिम बंग में। तो परिवर्तन एक ही हुआ है, हमारे जो भाई है, हस्बैंड है, बेटे हैं, वो घर पे है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, इसके लिए विदेश जा रहे हैं। वही चीज़ नहीं है, यही परिवर्तन हुआ। दीदी ने हमारे पे ये जो हमारा जो पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको कहते हैं तुम घूंगनी मुड़ी करो, चॉप बिक्री करो,
पढ़ाने का हमारे शिक्षा का यही दाम दे रही है कि घूमने मुड़े। हम औरतों को कहती है 8 बजे के बाद बाहर क्यों निकलना, हम स्वतंत्र देश में रह के भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये थी जनादेश 2026 के तहत चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। डीडी न्यूज उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता जोनल ऑफिस ने राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की ओर से कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में स्थित 9 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि पीएमएलए के तहत छापेमारी की है। आरोप है कि इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से पीडीएस के तहत गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं को अवैध रूप से बाजार में बेचा। इसके लिए उन्होंने सप्लायर्स, लाइसेंस प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और बिचौलियों के साथ मिलकर कम कीमत पर गेहूं हासिल किया और उसे सप्लाई चेन से डाइवर्ट कर अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा किया। करतूत छिपाने के लिए आरोपियों ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के चिन्ह वाले मूल बोरियों को हटाकर दोबारा गेहूं भरा और इससे उसकी पहचान छिपा दी जाती थी और बाद में इसे खुले बाजार या निर्यात के जरिए बेचा जाता था। इस पूरे घोटाले के जरिए आरोपियों ने अवैध कमाई अर्जित की। फिलहाल ईडी इस मामले में वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों की गहन जांच कर रही है। साथ ही नॉर्थ 24 परगना के हावड़ा में व्यवसायी पार्थ सारथी के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी में हुई बगावत और राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत 7 सांसदों के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के ऐलान पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और लूट है। जो उसे ढांचे में शामिल नहीं होगा वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाता रहेगा। वीरेंद्र सचदेवा से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। ये क्या हो रहा है? कभी योगेंद्र यादव, फिर आशुतोष, फिर स्वाति मालीवाल, ये धीरे धीरे रुखसत होने का सिलसिला जो शुरू हुआ है अब कहां जाके खत्म होगा? धोखे और भ्रम की राजनीति से जो आम आदमी पार्टी बनी है ये सब उसका शिकार थे। और जैसे जैसे इनकी आंखें खुलती गई, जब इन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का मतलब चोरी, अरविंद केजरीवाल का मतलब डकैती, लूट, तो फिर जो जो उस ढांचे में फिट नहीं होगा वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ता जाएगा। इसलिए अन्ना हजारे से लेकर आज स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा तक ये लाइन बड़ी फहरिस्त लंबी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लूट का शासन चलाया, दिल्ली की जनता ने भगाया, और वही लूट का शासन पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार चला रही है। पंजाब में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ा है, जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है, तो जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि राघव चड्ढा जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से किनारे किए गए थे, तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है जिसका छोटा रूप आपको देखने को मिल रहा है। पंजाब में मुझे लगता है इससे बड़ी टूट होगी। संजय सिंह को मैं सुन रहा था, संजय सिंह कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों के साथ ही धोखा है, देश के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा है। पंजाब के लोगों के साथ धोखा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान कर रहे हैं। आज पंजाब की जनता के विकास पे जो पैसा खर्च होना चाहिए था, जो पहले दिल्ली में ये लोग करते थे, वो अब पंजाब का पैसा लूटकर गुजरात और गोवा में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगा रही है। ये बात संजय सिंह भली बात ही जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो पंजाब की भोली भाली जनता को, उनको लूटने का काम, उनको छलने का काम ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। और ये जो लोग हैं उस लूट के भागीदार नहीं बनना चाहते थे, इन्होंने हाथ जोड़े इसलिए बाहर आ गए। ठीक है, देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप वीरेंद्र सचदेवा जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब देश में हो रहा है और जो भी तस्वीर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने ही गुनाहों पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि अब उनके एक एक करके सारे सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए और मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।
और अगली खबर एक संवेदनशील मामले से जुड़ी हुई खबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्ष की लड़की की अनचाहे गर्भ के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 7 महीने से ज्यादा की गर्भवती लड़की को गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जो महिला अधिकारों को लेकर समाज को नई दिशा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर कोई महिला अनचाहे गर्भ को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि जन्म के बाद नवजात बच्चे को कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मां और नवजात के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए मांग का विरोध किया है। मेहता ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की एडवांस स्टेज पर गर्भपात से मां की जान को खतरा हो सकता है। एसजी ने कहा कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद दिया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एसजी ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन जस्टिस बीवी नागर रत्ना ने कहा कि अगर गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी। कोर्ट ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वो जरूरी मेडिकल सेफगार्ड अपनाकर जल्द से जल्द गर्भपात की प्रक्रिया करें। और अब खबर देश में चल रही जनगणना से जुड़ी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार जनगणना 2027 के लिए देश भर में टोल फ्री नंबर 1855 सक्रिय हो गया है। इस हेल्पलाइन से मकान सूचीकरण और आवास जनगणना संबंधी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। यह सूचना क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए मौजूदा मौसम का लक्ष्य 15% बढ़ाकर 3 करोड़ 45 लाख टन कर दिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि यह निर्णय उन किसानों की सहायता के लिए उठाया गया है जिनकी फसलों को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा है। कल नई दिल्ली में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक गेहूं सर्वेक्षण के अवसर पर खाद्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर भी खरीद के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश से 1 करोड़ टन, उत्तर प्रदेश से 2.5 करोड़ टन, राजस्थान से 23,50,000 टन और उत्तराखंड से 5,000 टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। खाद्य सचिव ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे 2026-27 में गेहूं के शुरुआती भंडार में लगभग 2 करोड़ 20 लाख टन की वृद्धि होगी, जिससे गेहूं जो देश में उसकी जो कुल उपलब्धता है वो लगभग 5 करोड़ 65 लाख टन हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया, जिसके बाद बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। आरबीआई ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं जो जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थी। साथ ही प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए हैं। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि आरबीआई के अनुसार बैंक के पास इतनी नकदी है कि वो अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सके। गौरतलब है कि आरबीआई ने अपने पहले ही 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी और 2024 में खातों में जमा क्रेडिट और वॉलेट टॉपअप पर भी प्रतिबंध लगाए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों और अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इससे पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीदें फिर से जग उठी हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। उनके साथ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई भी शामिल हैं। बकाई ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक तय नहीं है। बाकाई ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान प्रस्ताव के अमेरिका के अनुरूप होने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर
पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ वार्ता के लिए जल्द ही इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। क्वात्रा ने इंडिया हाउस में राइट और उनकी पत्नी लिज का स्वागत किया। क्वात्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इस बात की भी जानकारी दी कि इस मुलाकात में भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी सहित कई अन्य विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते की बातचीत के बीच भारत ने पिछले 1 साल में अमेरिका से ऊर्जा आयात में बढ़ोतरी की है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पॉलसन पानापा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों में विकास को लेकर द्विपक्षीय सहयोग पर सार्थक चर्चा हुई। विशेष रूप से स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र पर जोर दिया गया। पी मार्गेरिटा ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। साथ ही पोस्ट में अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि तुवालू के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत और तुवालू में गहरी साझेदारी है जिसकी जड़ें साझा मूल्यों और प्रतिबद्धता में निहित हैं। तुवालू की विकास यात्रा में भारत भागीदार बना रहेगा। और स्पेन के सुपरस्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज कलाई की चोट से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहने के बाद 2026 फ्रेंच ओपन से हट गए हैं। स्पेनिश खिलाड़ी ने रोलां गैरो में अपने खिताब की रक्षा करने के लिए अपनी फिटनेस का आकलन करते हुए कई मेडिकल टेस्ट कराए। इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का कठिन फैसला लिया। पिछले साल उन्होंने इटली में यानिक सिनर को 5 घंटे और 29 मिनट तक चले एक बेहद रोमांचक फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था। अल्कराज को बार्सिलोना ओपन के दौरान चोट लगी थी। फ्रेंच ओपन के अलावा अल्कराज ने इटालियन ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया है। ये टूर्नामेंट 6 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाला था। इस फैसले का मतलब है कि वो इस साल के पूरे क्ले कोर्ट सीजन के प्रमुख टूर्नामेंट से गायब रहेंगे। फ्रेंच ओपन का आयोजन 24 मई से 7 जून तक होना है। ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शांभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। भारतीय निशानेबाजों ने 499.9 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन दौर में कुल 632.0 अंक से शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के जूनियर विश्व कप में अब कुल 12 पदक हो गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ सबसे आगे है। अभी प्रतियोगिता के 2 दिन बाकी हैं और 6 स्वर्ण पदक के नतीजे भी आने बाकी हैं। थॉमस कप फाइनल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। भारत ने ग्रुप ए के अपने पहले मैच में कनाडा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन को दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी विक्टर लाई से 18-21, 21-19, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जोनाथन बिंग सान लाई और केविन ली को 21-10, 21-11 से हराकर मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। हाल में हुई एशिया चैंपियनशिप के उपविजेता 20 वर्षीय आयुष ने दुनिया के 33वें नंबर के खिलाड़ी ब्रायन यांग को 39 मिनट में 21-13, 21-17 से हराकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरी युगल जोड़ी हरिहरन और MR अर्जुन ने सीधे गेम में जीत दर्ज करके भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। किदाम्बी श्रीकांत ने 5वें और औपचारिकता मात्र रह गए मैच में दुनिया के 77वें नंबर के खिलाड़ी जोशुआ गुयेन को 21-17, 21-12 से मात दी है। वही बैडमिंटन के उबेर कप में भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी है। उबेर कप के फाइनल के अपने पहले ग्रुप ए मुकाबले में भारत को मेजबान डेनमार्क से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। अपने शुरुआती मुकाबले में 2 मैच के बाद भारत मेजबान डेनमार्क के साथ 1-1 से बराबरी पर था। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने डेनमार्क की विश्व नंबर 21 लाइन क्रिस्टोफरसन को 21-13, 18-21, 21-17 से कड़े मुकाबले में हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्नति हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तन्वी शर्मा को पहले गेम जीतने के बाद भी
अमाली शुल्ज के हाथों 54 मिनट चले मुकाबले में 21-19, 16-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारत 1-2 से पिछड़ गया। श्रुति मिश्रा और प्रिया कुंजिंगबाम की महिला युगल जोड़ी 1 घंटे 15 मिनट में हार का सामना करना पड़ा और आखिरी और औपचारिकता मात्र रह गए मुकाबले में तनिषा क्रास्टो और सिंधु ने जीत दर्ज की, जब अलेक्जेंड्रा बोजे और क्रिस्टन बुश ने दूसरे गेम में ही मैच छोड़ दिया। आईपीएल में आज 2 महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में अजय चल रही पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स के सामने अपने घरेलू मैदान पर लय पकड़ने का सुनहरा मौका है। दिल्ली की टीम चौथी जीत की तलाश में उतरेगी, तो वहीं पंजाब की टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पंजाब किंग्स 6 मुकाबलों में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। उनका एकमात्र अंक अब तब गया था जब कोलकाता में मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं दिल्ली 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंकों पर अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मुकाबले में पहले हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर आई है। टीम की नियमित कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों को हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी किसी तरह जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमा रखा है। सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों से वो लगातार जीत दर्ज कर रही है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक विशेष रेत कलाकृति बनाकर लोगों का ध्यान इस गंभीर बीमारी की ओर आकर्षित किया है। समुद्र तट पर बनाई गई इस कलाकृति में मलेरिया से बचाव, जागरूकता और स्वच्छता का संदेश दिया गया है। सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि यदि समय रहते सावधानी बरती जाए तो मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी को रोका जा सकता है। उन्होंने अपनी रचना के जरिए मलेरिया मुक्त विश्व का संदेश दिया और लोगों से अपील की है कि वो मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और आसपास पानी जमा न होने दें। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।